स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इस वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप से बनने वाले अहम क्वेश्चनों और इसके साथ साथ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, राजस्थान की पर्वत चोटियों के बारे में और राजस्थान की जलवायु के बारे में संपूर्ण और अहम जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर हम भौतिक संरचना के आधार पर राजस्थान का विभाजन करना चाहिए तो भौतिक संरचना के आधार पर राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भौतिक प्रदेशों में राजस्थान का विभाजन संभव है? 4 भागों में। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग? अरावली पर्वतीय प्रदेश, थार मरुस्थल, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान को हम भौतिक भू संरचना के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठार। इन 4 भागों में हम राजस्थान को बांट सकते हैं। इन चारों को जानने के लिए सबसे पहले हम राजस्थान का नक्शा देख लेते हैं कि कौन सा भाग किस तरफ है। ये हमारे सामने राजस्थान का मानचित्र है। राजस्थान का मानचित्र है, इससे हम 4 भागों में देख सकते हैं। ये वाला भाग है, ये मरुस्थलीय प्रदेश या फिर कहे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के भाग के अंतर्गत आता है। ये वाला भाग है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इसी के साथ साथ अगर ये देखिए, ये जो जिला है, 4 जिला है, ये हड़ौती पठार के अंतर्गत आते हैं और ये जो भाग है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला हिस्सा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये है हड़ौती पठार और ये है चंबल का मैदानी या फिर कहीं पूर्वी मैदानी प्रदेश। 4 भागों में राजस्थान को हम बांट सकते हैं। अब एक एक का हम विस्तार से वर्णन देख लेते हैं कि किस में क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थार मरुस्थल की। थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से लेकर अरावली मरुस्थल तक थार के मरुस्थल का विस्तार है। राज्य के 12 जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। कितने जिलों में है? 12 जिलों में, जो लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। 61% भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है, जो कुल 12 जिलों में स्थित है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल 61% है और यहाँ लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। अपना थार का मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है क्योंकि यहाँ पर विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जनघनत्व ज़्यादा है, पशु घनत्व भी ज़्यादा है। अन्य मरुस्थलों की तुलना में यहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है। यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर तरह तरह की कृषि की जाती है, जिसमें मूंग, मोर, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चना, हर तरह की, तीनों तरह की खरीफ, रबी और जायद की फसलें ली जाती है। यहाँ पर सिंचाई के साधन है जो इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं और सर्वाधिक जैव विविधता भी अपने राज्य राजस्थान के थार मरुस्थल में मिलती है। इसलिए अपना राज्य का राजस्थान का मरुस्थल या फिर कहे थार का मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित जो रेतीला मैदानी प्रदेश है, मरुस्थल है, उसको भारतीय महामरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में स्थित मरुस्थल को भारतीय महामरुस्थल या फिर कहे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं। जो मरुस्थलीय प्रदेश है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर वाला, वहाँ पर रेतीले मिट्टी के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये टीले हैं, उनमें वायु अपर्दन, पवन अपर्दन होता है, जिससे ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें बालू का स्तूप और स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। इन बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में धोरे या टीले कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध स्थलीय भाग,
नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। थार के मरुस्थल को फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें मरुभूमि है जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में, घग्गर का मैदानी प्रदेश गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का उत्तरी क्षेत्र है, अर्ध मरुस्थलीय भाग जिसमें जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, ये स्थान आते हैं, और नागौर उच्च भूमि में नागौर का उच्च भूमि क्षेत्र आता है, और अंतः प्रवाही प्रदेशों में भारतीय मरुस्थल को विभाजित किया गया है। अब हमारे सामने अगला है अरावली पर्वतीय प्रदेश। हमने सबसे पहले पढ़ा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल राज्य के लगभग 12 जिलों में स्थित है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। राज्य की कुल जनसंख्या का 40% यहाँ निवास करता है, और अपना राज्य राजस्थान का थार मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित मरुस्थल भारतीय महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और जो यहाँ बालिका स्तूप पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। फिर हम बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अरावली पर्वतीय प्रदेश की स्थिति, विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। ये क्वेश्चन 23 जुलाई को रीट सेकंड शिफ्ट में आया था। अरावली पर्वतीय प्रदेश की विस्तार या दिशा किस ओर है? तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में। राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। कितने प्रतिशत भाग पर? 9% भाग पर अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत है वो एक वलित पर्वत है जो विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक माना जाता है, जो दक्षिण के गुजरात की खेड़ा ब्रह्मा, ये स्थान है गुजरात में, खेड़ा ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार गुजरात राज्य के खेड़ा ब्रह्मा से लेकर दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर तक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। इसका लगभग 550 किलोमीटर हिस्सा है वो राजस्थान में है, जो कुल लंबाई का लगभग 80% है। राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कितना है? लगभग 550 किलोमीटर, जो कुल लंबाई का 50% हिस्सा है। अगर हम इसके बारे में और जानना चाहें तो ये है, इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा खनिज है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश से प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। एक खास बात ये कि अरावली पर्वत है वो राजस्थान के इस तरह से फैला हुआ है। इस तरह से जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार ये पूर्व में होने से रोकती है। एक इसका ये फायदा है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है, और अरावली पर्वतमाला में स्थित पहाड़ों से ही राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, जैसे बनास है और इसी तरह की जो और नदियां हैं उनका उद्गम स्थल अरावली पर्वतीय प्रदेश से माना जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती हैं। बहुत सारे जीव जंतु और जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। फिर है ये अरावली पर्वतमाला है वो मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार मानसून की दिशा की तरफ है, लेकिन फिर भी ये मानसून को रोककर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराने का बहुत ही बड़ा जरिया बनता है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश को। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश को। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और ये गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। गुरु शिखर कहाँ है? गुरु शिखर है सिरोही जिले में, जो एक स्थान पर है माउंट आबू। सिरोही के माउंट आबू में गुरु शिखर चोटी है, जिसकी लंबाई लगभग 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, और ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद नंबर आता है शेर का। दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। उसके बाद नंबर आता है देलवाड़ा का। किसका? देलवाड़ा का, और इसकी ऊंचाई लगभग 1442 मीटर है। इसके बाद नंबर आता है जरगा का। किसका? जरगा का, जिसकी ऊंचाई लगभग 1431 मीटर है।
ये राजस्थान की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं और उनकी लंबाइयाँ हैं। फिर अगर हम ये देखते हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो हम देख चुके हैं, फिर हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में जो राजस्थान के पूर्वी दिशा में स्थित है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये मैदानी प्रदेश है यो चंबल, बनास और बाणगंगा, कौन सी नदी? चंबल, बनास और बाणगंगा की और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा का मैदानी प्रवाह है। ये भाग है, ये गंगा नदी का प्रवाह, गंगा नदी का विस्तार रूप से मैदान का प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 23% पर। और बात करें अगर हम मरुस्थलीय प्रदेश की, वो है 61% पर। और इसके साथ साथ हम बात करें अगर अरावली पर्वतीय प्रदेश की, वो है 9% पर। पूर्वी मैदानी प्रदेश है 23% पर। लगभग 23% भाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो उत्खात भूमि, इसे उत्खात भूमि के नाम से भी जानते हैं। ये जो बीहड़ हैं कोटा और धौलपुर के मध्य, इन बीहड़ को उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन साफ साफ बनता है कि बीहड़ या उत्खात भूमि का संबंध है चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र से, या फिर चंबल नदी के द्वारा जो बीहड़ बने हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उत्खात भूमि कहते हैं। राजस्थान में सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक घनत्व वाली इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 40% है। राज्य की लगभग 40% जनसंख्या है वो पूर्वी मैदानी प्रदेशों में निवास करती है। और जो राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी इसी प्रदेश का है, और सर्वाधिक घनत्व भी इसी प्रदेश का है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी प्रदेश है जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उसी के साथ साथ प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो माही का मैदान है उसे माही का मैदान भी कहते हैं। और वहाँ 56 गाँव के समूह है, इनको 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान का संबंध है माही नदी से। 56 का मैदान कहाँ है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 का मैदान स्थित है। फिर अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी पठार की, अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठार की। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती पठार कहा जाता है। यहाँ पर हाड़ावंश के शासकों का शासन था, इसलिए इस प्रदेश को हाड़ौती का पठार कहा जाता है, जो राज्य के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। हाड़ौती का पठार है राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर है? 7% पर। इसे हाड़ौती क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ हाड़ावंशी शासकों का शासन था, इसलिए इस प्रदेश को हाड़ौती का प्रदेश और इस पठार को हाड़ौती का पठार कहते हैं। इस पठार क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यमकालीय, यहाँ की जो मिट्टी है वो लावा निर्मित है, जो उपजाऊ मिट्टी है। और काली मिट्टी और लावा मिट्टी में किसकी खेती होती है? कपास की। कपास की सबसे ज़्यादा खेती इसी क्षेत्र में होती है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है, राजस्थान के जैसे दक्षिण पूर्वी पठार के अलावा सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू का पठार, उदयपुर और राजसमंद में स्थित भोराट का पठार। भोराट का पठार कहाँ है? उदयपुर और राजसमंद में। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, जिसपे चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य कौन सा पठार है? ऊपरमाल का पठार। उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर और प्रतापगढ़ के मध्य। ये थे राजस्थान के प्रमुख प्रदेश, जिसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं: अरावली पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार। अब हम बात कर लेते हैं जलवायु और ऋतु चक्र की। राजस्थान की जलवायु कैसी है और यहाँ पर कौन कौन सी ऋतुएं स्पष्ट रूप से नज़र आती है। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय जलवायु पर भी मानसून का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी तरह से राजस्थान की जलवायु पर भी मानसून का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु उपस्थित है। राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये क्वेश्चन
आया हुआ है और आगे भी आ सकता है कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जहाँ राज्य के पश्चिम भाग 61%, जिसे हम मरुस्थलीय प्रदेश कह सकते हैं, भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कैसी जलवायु है? शुष्क और अर्धशुष्क। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रीय प्रदेश में शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है। वहीं अरावली के पूर्वी में जयपुर व उत्तर पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु है। अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तरी जिलों में कैसी जलवायु है? उपाद्र। सवाईमाधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। सवाईमाधोपुर से लेकर उदयपुर के बीच में कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्वी झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु। बांसवाड़ा और झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर है। अति आर्द्र जलवायु में कितनी वर्षा होती है? लगभग 100 सेंटीमीटर। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। राजस्थान की जलवायु दशाओं को देखते हुए यह सामान्य रूप से कहा जाता है कि राजस्थान की जलवायु है वो शुष्क है। ये राजस्थान का नक्शा है। यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि कैसी वर्षा होती है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे कम है इस क्षेत्र में, यहाँ पर इस क्षेत्र में लगभग 20 सेंटीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है और यहाँ कहीं 20 से भी कम होती है। फिर ये क्षेत्र आता है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी वर्षा? 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में होती है। ये हिस्सा जिसमें बीकानेर है, जोधपुर का कुछ हिस्सा है और बाड़मेर का कुछ हिस्सा, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। फिर ये वाला हिस्सा आता है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिसमें गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, नागौर है और इसी तरह जोधपुर का पूर्वी हिस्सा है, बाड़मेर का पूर्वी हिस्सा है और जालोर ये क्षेत्र है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर आता है ये वाला स्थान, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। फिर 60 है, फिर 70 है और आखिर में आते आते यहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होने लगती है। तो इससे एक साफ जाहिर होता है कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में सबसे कम बारिश होती है और पूर्वी हिस्से में या फिर कहीं दक्षिण पूर्वी हिस्से में सबसे अधिक बारिश होती है। सबसे कम पश्चिम में, सबसे ज़्यादा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से में होती है। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। उसी तरह जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की और पूर्व दक्षिण पूर्व और दक्षिण की तरफ आते हैं तो बारिश की औसत बारिश है वो बढ़ती जाती है। अब हम देखते हैं ऋतुओं के बारे में। राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती है, जिसमें पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। पहली ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 30 से 40 सेंटीग्रेड तक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। गर्मियों के मौसम में जो मरुस्थलीय जिले हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू, इनमें 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेशों में, थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक प्रदेश है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बढ़ जाता है और रात का कम हो जाता है। रेतीली मृदा का एक खास गुण होता है वो ये कि ये जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, इसलिए दिन में तापमान ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है और रात में तापमान कम होने की वजह से रेत ठंडी हो जाती है और ठंड पड़ती है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में अधिक होता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर है वो कम होता है। तापांतर कहते हैं दिन के और रात के तापांतर के बीच में कम और ज़्यादा ताप अंतर के बीच जो अंतर होता है कम और ज़्यादा में, वो दैनिक तापांतर होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा स्थान कौन सा रहता है? ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान होता है माउंट आबू का। वहीं अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जिसमें जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, ये क्षेत्र गर्म स्थान में आते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म और धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। लू किसे कहते हैं? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली
गर्म हवाओं को, धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है, जिससे तूफान आते हैं, आंधियाँ चलती है। लू किसे कहते हैं? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाओं को लू कहते हैं। फिर हम बात करें वर्षा ऋतु की। हमने पढ़ा है ग्रीष्म ऋतु, अब पढ़ते हैं वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है। राजस्थान की लगभग 90 से 95%, 19 से 95% वर्षा ऋतु में ही होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। राजस्थान की 90 से 95% वर्षा किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। कब होती है? जुलाई से मध्य सितंबर तक। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून से वर्षा होती है। राजस्थान में मानसूनी वर्षा 2 शाखाओं से होती है। अरब सागर जो कि राजस्थान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्से से आता है, वहीं बंगाली खाड़ी जो राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी हिस्से से प्रवेश करता है, और इन दोनों से ही राजस्थान में वर्षा होती है। बंगाली खाड़ी से मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। अरब सागर और बंगाली खाड़ी में से बंगाली खाड़ी में से आने वाला मानसून उससे ज़्यादा वर्षा होती है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है, और बंगाली खाड़ी से आने वाले मानसून से राजस्थान के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। दक्षिण राजस्थान में वर्षा, ज़्यादातर वर्षा है वो अरब सागर से आने वाले मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है झालावाड़। राजस्थान में कितनी वर्षा, झालावाड़ में कितनी वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर है। पश्चिमी जैसलमेर में वर्षा लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, जो राजस्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। अगर जिले की बात करें तो जिला झालावाड़ है, जहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं अगर एक स्थान की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू, जहाँ 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। माउंट आबू में कितनी वर्षा होती है? 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम भाग की तरफ जाएंगे तो वर्षा कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वैसे ही अगर हम राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग से दक्षिण पूर्वी भाग की तरफ आए तो वर्षा बढ़ती जाएगी, इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। अरावली के पूर्वी में 50 सेंटीमीटर अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटता है। इसके पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। वहीं अगर हम बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्वी भाग में, यहाँ 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ये था वर्षा ऋतु। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु है वो राजस्थान में शीत ऋतु के तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत में अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे भी कम हो जाता है। शीत ऋतु में है तापमान कम होने लगता है, और पश्चिमी राजस्थान में रेत की वजह से, क्योंकि रेत अधिक जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, तो ठंडी होने की वजह से यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कभी कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। ऊंचाई के कारण राजस्थान में माउंट आबू है वो अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है। शीत ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के प्रभाव से आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। शीत ऋतु में तापमान की कमी की वजह से रेत अत्यधिक ठंडी हो जाती है, जिससे तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कभी कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू है वो ठंडा रहता है, आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवनें चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर जो कि साइबेरिया से आती है, उनकी वजह से राजस्थान में ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं। राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य भाषा में इसे माउट कहते हैं और पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। यह वर्षा भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी हवाओं से प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ या माउट है वो वर्षा कहाँ से होती है? वो भूमध्य सागर से
आने वाली तूफानों से होती है। वर्षा गेहूँ की फसल को लाभ मिलता है। इस वर्षा से माउट से सबसे अधिक लाभ किस फसल को मिलता है? सबसे अधिक लाभ है गेहूँ की फसल को मिलता है। सबसे अधिक लाभ गेहूँ की फसल को मिलता है। ये था अपना टॉपिक राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप और राजस्थान का जलवायु प्रदेश या फिर राजस्थान की ऋतुएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब